हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय 15 खाद्य संसाधनों में सुधार के अभ्यास प्रश्नों की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। हमने चैप्टर की व्याख्या बहुत अच्छे से पढ़ ली है और साथ ही साथ पाठ के भीतर दिए गए प्रश्नों को भी मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। इस क्लास में हम अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न दिया गया है, फसल उत्पादन की एक विधि का वर्णन करो जिससे अधिक पैदावार प्राप्त हो सके। मैं फसल उत्पादन की किसी एक विधि का वर्णन करना है जिससे फसल उत्पादन क्या हो, अधिक हो, उसमें पैदावार में क्या हो, बढ़ोतरी हो। तो देखें, तो अधिक पैदावार प्राप्त करने की एक विधि है, वो कौन सी विधि है? फसल चक्र। कौन सी है? फसल चक्र। इसमें क्या होता है, इस विधि में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार किसी खेत में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। एक ही खेत में एक ही फसल को न उगा के अलग अलग समय पर अलग अलग किस्म की फसलें क्या होती है, उगाई जाती है। परिपक्वन काल के आधार पर विभिन्न फसल सम्मिश्रण के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है। अलग अलग समय के अनुसार अलग अलग फसलों को उगाया जाता है। एक कटाई के बाद दूसरी कौन सी फसल उगाई जाए, यह नमी और सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करता है। एक फसल को जैसे ही काट लिया उसके बाद दूसरी कौन सी फसल बोई जाए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि खेत में कितनी नमी मौजूद है और उसके लिए सिंचाई की जो सुविधा है वो किस तरह उपलब्ध है। यदि फसल चक्र उचित ढंग से अपनाया जाए तो वर्ष में 2 या 3 फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि लगातार एक ही खेत में एक ही फसल उगाई जाएगी तो उसमें विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों की क्या हो जाएगी, उस मृदा में कमी हो जाएगी तथा अनेक प्रकार के रोग और पीड़क फसल को क्या करेंगे, नष्ट कर देते हैं। जैसे मक्का, सरसों, धान, गेहूं आदि। अगर हम एक ही खेत में एक ही प्रकार की फसल उगाएंगे तो फिर उस मृदा में कुछ विशेष पोषक तत्वों की क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा मात्रा में कमी हो जाएगी और ऐसी स्थिति में अनेक रोग और जो पीड़क है वो उस फसल को क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे। अतः हमें एक ही खेत में एक ही फसल को ना उगा के अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की फसलों को उगाना चाहिए ताकि मृदा में पर्याप्त पोषक तत्व बने रहे और अधिक से अधिक उत्पादन भी हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, खेतों में खाद तथा उर्वरक का उपयोग क्यों करते हैं? यानी खेतों में हम खाद और उर्वरक का उपयोग क्यों करते हैं, इसका हमें कारण बताना है। तो देखो, खेतों में खाद और उर्वरक का उपयोग करने पर क्या होता है, मिट्टी की जो उर्वरता होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, इससे फसल की उत्पादकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि पोषक तत्वों की कमी के कारण पौधों की जो शारीरिक प्रक्रिया है उनके साथ साथ पौधों में जनन की प्रक्रिया, वृद्धि और रोगों के प्रति उनकी जो प्रवृत्ति है उन पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। यानी यदि मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी तो पौधों की शारीरिक वृद्धि के साथ साथ उनमें होने वाली जनन की प्रक्रिया, वृद्धि और विभिन्न रोगों के प्रति उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है उस पर भी क्या होगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतः खाद और उर्वरक का उपयोग करने पर मिट्टी में जो वांछित पोषक तत्व है, यानी जिन पोषक तत्वों की हमें जरूरत है उनकी क्या हो जाती है, पूर्ति हो जाती है और पर्याप्त मात्रा में वो पोषक तत्व पेड़ पौधों को उपलब्ध हो जाते हैं। अतः क्या होता है, उत्पादन अधिक होता है। अतः खाद और जो उर्वरक है वो मृदा में पोषक तत्वों की कमी को बनाए रखने में या उसकी भरपाई करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र के क्या लाभ है? हमें अंतरा फसलीकरण और फसल चक्र के क्या फायदे हैं वो हमें बताने हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अंतरा फसलीकरण की, कि अंतरा फसलीकरण के क्या लाभ होते हैं। तो देखें, इससे क्या होता है, मिट्टी की जो उर्वरता है वो क्या होती है, बरकरार रहती है। इस विधि के द्वारा पीड़क व रोगों को एक प्रकार की फसल के सभी पौधों में फैलने से रोका जा सकता है। यानी अंतरा फसलीकरण में होता क्या है कि जैसे ये कुछ लाइन दूसरे किस्म के पौधों की है या फसल की है, इसके बीच में किसी दूसरी फसल को बो दिया जाएगा, फिर यहाँ पर जो पहली वाली फसल थी उसको बो दिया जाएगा। यानी एक साथ में एक फसल को न बो के बीच बीच में अलग अलग प्रकार की फसलें बो दी जाती है, उसे कहते हैं अंतरा फसलीकरण। ठीक है,
इसमें क्या होता है, दो भिन्न प्रकार की फसल आसानी से बोई जा सकती है और काटी जा सकती है। फिर प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है और इससे मिट्टी की उर्वरता भी क्या होती है, बढ़ती है। दो भिन्न प्रकार की फसलों को पोषक तत्वों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होने के कारण पोषकों का क्या होता है, अधिकतम उपयोग भी होता है। अगला लाभ क्या है, प्राकृतिक संसाधन जैसे सूर्य का प्रकाश, भूमि और जल का बहुत ही अच्छा उपयोग होता है। अगला फायदा, श्रम और समय दोनों की क्या होती है, बचत होती है। साथ ही साथ मृदा अपरदन भी नहीं होता है। ये क्या है, ये अंतरा फसलीकरण के फायदे हैं। अब बात करते हैं फसल चक्र के क्या लाभ है। तो इससे भी क्या होता है, इससे भी मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। मिट्टी में किसी खास प्रकार के पोषक तत्वों की कमी नहीं होती। ठीक है। फिर दलहनी फसलें बोने से मिट्टी में नाइट्रोजन की क्या होती है, वृद्धि होती है। फसल चक्र खरपतवार को नियंत्रित करने में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अगला लाभ, फसलों में रोग वृद्धि और पीड़कों से संक्रमण में भी क्या आती है, कमी आती है। और फसल की उर्वरता बढ़ने पर उत्पादन भी क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो ये फसल चक्र के लाभ थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, आनुवांशिक फेरबदल क्या है और कृषि प्रणालियों में ये कैसे उपयोगी है। आनुवांशिक फेरबदल क्या होता है, सबसे पहले इस बात को समझाना है और फिर हमें बताना है कि कृषि प्रणालियों में ये फायदेमंद क्यों है। तो देखें, वह फसल जिसे वांछित लक्षण प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे स्रोत से प्राप्त जीन को प्रवेश कराकर विकसित किया गया हो, वो क्या कहलाता है, आनुवांशिक रूपांतरित या फेरबदल कहलाता है। यानी कि हमें जब किसी भी एक वांछित लक्षण वाले बीज या पौधों की प्राप्ति करनी हो तो दूसरे पौधों के साथ हम क्या कराते हैं, उसका संकरण कराते हैं और उसके परिणाम स्वरूप हम एक अपनी इच्छा के अनुसार जैसी फसल हम चाहते हैं उस प्रकार की किस्म वाली फसल को हम क्या कर सकते हैं, उत्पादित कर सकते हैं। तो इससे क्या फायदा होता है, देखो, उच्च उत्पादकता होती है, फिर उन्नत किस्म की बीजें या फसलें तैयार होती है, जैविक और अजैविक प्रतिरोधी होती है वो, फिर फसल में व्यापक क्या होती है, अनुकूलता होती है, यानी वो पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपने आप को क्या कर लेती है, अनुकूलित करने में सक्षम होती है। इसके परिपक्वन काल में परिवर्तन किया जा सकता है। फसल उगाने से लेकर कटाई तक कम से कम समय लगना आर्थिक दृष्टि से भी कैसा होता है, अच्छा होता है। और फसल में ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण लाने से उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है। जैसे अनाज के लिए कौन से पौधे उपयुक्त होते हैं, बौने पौधे, ये क्या है, एक ऐच्छिक गुण है। इसी तरह बात करें चारे वाली फसल के लिए तो उसके लिए ऐच्छिक गुण क्या होगा कि उसकी हाइट ज्यादा हो और पत्तियां क्या हो, सघन हो। तो इस प्रकार के ये क्या है, ये आनुवांशिक फेरबदल के फायदे हैं, यानी संकरण के जरिए हम एक बेहतर किस्म की फसल को तैयार कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भंडार गृहों या गोदामों में अनाज की हानि कैसे होती है। तो देखो, भंडार गृह की बात करें या अनाज गृह की, तो यहां पर जो अनाज की हानि होती है इसके दो कारण जिम्मेदार होते हैं। पहला अजैविक कारक और दूसरा जैविक कारक। अजैविक कारक में कौन शामिल है, जैसे अनाज में उपयुक्त नमी का अभाव होना, भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी और तापमान का अभाव होना, वायु में आर्द्रता अधिक होना, ये कौन से कारक है, अजैविक कारक है जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरे कौन से कारक है, जैविक। जैविक में कौन कौन से आएंगे, कीट पतंग, कुतंक, कवक, शिचंडी, जीवाणु, है ना, ये सारे जीव है जो क्या करते हैं, उस फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो भंडार गृह में फसल को नुकसान पहुंचाने वाले दो कारक है, एक जैविक और एक अजैविक, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, किसानों के लिए पशुपालन प्रणालियां कैसे लाभदायक है। किसानों के लिए पशुपालन की जो विभिन्न प्रणालियां हैं वो कैसे फायदेमंद है। तो देखें, पहला फायदा क्या है, पशुपालन से दूध, मांस, अंडा आदि के उत्पादन में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिससे उस किसान की जो आर्थिक स्थिति है वो भी कैसी होती है, सुदृढ़ होती है या अच्छी होती है। दूसरा, विदेशी नस्लों और देसी नस्लों में संकरण के द्वारा ऐच्छिक गुण वाली नस्लें प्राप्त की जाती है जो अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता, लंबे जीवन काल वाली और लंबे दुग्ध स्त्रवण काल वाली होती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि होती है। तीसरा फायदा क्या है कि पालतू पशुओं के रहने के स्थान, भोजन, रोगों से सुरक्षा के लिए उपाय और साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है।
तो ये क्या है, ये कुछ पशुपालन की जो प्रणालियां है उसके फायदे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पशुपालन के क्या लाभ है, तो देखिए पशुपालन के क्या लाभ है। तो पशुओं के पालन से दूध के साथ साथ कृषि कार्य जैसे हल चलाना, सिंचाई, बोझा ढोने में भी क्या होती है, इन पशुओं से मदद मिलती है। फिर पालतू पशुओं के अपशिष्ट से यानी खाद, जो मलमूत्र होता है उससे क्या बनाई जाती है, खाद बनाई जाती है। फिर नस्लों में सुधार होने के कारण दुग्ध उत्पादन में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। फिर अच्छे गुणवत्ता वाले मांस, रेशे, चमड़े इत्यादि प्राप्त किए जा सकते हैं। मधुमक्खी से मधु और मोम मिलता है। भेड़ बकरियों से हमें क्या मिलती है, ऊन मिलती है, जो हमें सर्दियों में क्या करती है, ठंड से बचाने का काम करती है। तो ये सब क्या है, पशुपालन के फायदे हैं। अगला प्रश्न है, उत्पादन बढ़ाने के लिए कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन में क्या समानता है, इन तीनों में समानता क्या है। तो देखो तीनों में समानता क्या है कि अगर मैं उत्पादन बढ़ाना है तो वैज्ञानिक तरीके से देखरेख और प्रबंधन करना होगा, चाहे वो बात करें कुक्कुट पालन की, मत्स्य पालन की या मधुमक्खी की। तीनों में अगर हमें उत्पादन को बढ़ाना है तो वैज्ञानिक तरीके से इनकी देखरेख होनी चाहिए और इनका प्रबंधन होना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा सर्वोत्तम नस्लों का उपयोग करना चाहिए ताकि उत्पादन क्या हो, अधिक हो, और उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। ये क्या है, ये समानता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रग्रहण मत्स्य, मैरीकल्चर और जल संवर्धन में क्या अंतर है, इन तीनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, वो हमें बताना है। पहले बात करते हैं प्रग्रहण मत्स्यन की। तो ताजा जल जो कैसा होता है, अलवणीय, और समुद्री जल जैसे प्राकृतिक स्रोतों में मछली पकड़ना प्रग्रहण मत्स्यन कहलाता है। इस प्रकार के जल स्रोत है तालाब, नदी, पोखर, लेगुन, झील, समुद्र, महासागर इत्यादि। यहां पर जो मछलियों को पकड़ने की क्रिया है, ठीक है, या यहां से मछलियों को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, प्रग्रहण मत्स्यन। फिर मैरीकल्चर, मैरीकल्चर में क्या होता है, तो कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का समुद्र जल में क्या किया जाता है, संवर्धन किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे मैरीकल्चर कहा जाता है। इसमें प्रमुख कौन कौन सी किस्म है, मुलेट, भेटकी और पल स्पॉट, ये पंख युक्त मछलियां है। और दूसरी कौन सी है, कवचीय मछलियां, जिसमें झींगा, मसल, ओएस्टर और साथ ही समुद्री खरपतवार। ठीक है, तो जब हम कुछ विशेष महत्व वाली जो मछलियां हैं उनको समुद्र जल के अंदर उनका पालते हैं और उनके उत्पादन को बढ़ाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मैरीकल्चर। तीसरा कौन सा है, तीसरा है जल संवर्धन। ये क्या होता है, यह ताजा जल और समुद्री जल दोनों में किया जाता है। यानी जब मछलियों के उत्पादन की प्रक्रिया ताजे जल या समुद्री जल दोनों में की जाती है तो इसे कहा जाता है जल संवर्धन। जो मैरीकल्चर है वो जल संवर्धन का ही क्या है, एक प्रकार है। तो ये तीनों में क्या हो गया, थोड़ा सा डिफरेंस हो गया कि तीनों वैसे एक जैसे ही है लेकिन थोड़ा बहुत इनमें अंतर पाया जाता है। तो इस प्रकार हमने आपके अभ्यास के जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर दिया है। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोक दें। धन्यवाद।